चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। पॉइजन रेशियो क्या है, देखते हैं बेटा। पॉइजन रेशियो बेटा, हमें पता है कि कभी भी मैं किसी रॉड की मान लो लेंथ चेंज कर रहा हूं, फोर्स दिया, यहां पर फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने में क्या होगा बेटा, लेंथ चेंज होगी। मान लो लेंथ यहां पर इंक्रीज हो गई, डीएल जितनी लेंथ इंक्रीज हो चुकी है ना। अब जब भी उसकी लेंथ इंक्रीज होगी उसकी डायमीटर भी चेंज होगी। मतलब क्या होगा, सलिया जो होगा वो थोड़ा पतला होगा, मतलब डायमीटर डिक्रीज होगा। हम ये नहीं बोल सकते कि मैंने सलिया के खींच को लंबा कर दिया और उसका मटेरियल यहां का आया कहां से, उसका डायमीटर क्या होगा बेटा, डिक्रीज हुआ होगा। तो देखो ये पहले इतना थिक था, मैंने खींचा तो पतला हो गया, तो डायमीटर भी डिक्रीज हुआ। तो पॉइजन रेशियो उसकी बात करता है। ये बोल रहा है कि अगर आपने लॉन्जिट्यूडिनल मतलब लेंथ को इंक्रीज किया तो उसका जो परपेंडिकुलर डायमेंशन है मतलब डायमीटर, उसको बोलेंगे लेटरल डायमेंशन। कौन से, लेटरल। लॉन्जिट्यूडिनल मतलब लेंथ वाइज, ये लॉन्जिट्यूडिनल डायमेंशन, और उसके जो परपेंडिकुलर डायमेंशन है उसको बोलेंगे लेटरल डायमेंशन। तो जब भी आप लॉन्जिट्यूडिनल डायमेंशन चेंज करते हो वहां पर लेटरल डायमेंशन में भी चेंज होता है। तो उसी के रेशियो को अपन बोलेंगे पॉइजन रेशियो। देखो, इफ वायर इज स्ट्रेट लेंथ इंक्रीजेस बट डायमीटर डिक्रीजेस। तो पॉइजन रेशियो क्या बोलता है बेटा, सिग्मा से इंडिकेट करेंगे। रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन कहां से आ गया, स्ट्रेन कब आएगा, जब चेंज आएगा तब स्ट्रेन आएगा। तो मैंने बोला जब लॉन्जिट्यूडिनल आप चेंज करते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग लेटरल डायरेक्शन में भी कुछ चेंज होता है। तो लेटरल स्ट्रेन भी आएगा टू व्हाट, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये तो आप लेके ही आए हो। तो इट इज व्हाट, रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। मतलब आपने बोला सिग्मा इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब कैसे निकालेंगे, देखो वायर की लेंथ एल थी, ओरिजिनल डायमीटर डी था। अब मैंने इंक्रीज कर दिया लेंथ, कितना कर दिया, डेल्टा एल जितना लेंथ इंक्रीज किया, कितना, डेल्टा एल। तो करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन डायमीटर इज व्हाट, डी। मान लीजिए कि स्मॉल डी डिक्रीज किया, यहां पर समझने के लिए है ना। पहले ओरिजिनल कैपिटल डी था, कितना कम हुआ, स्मॉल डी। अब तो यहां पर क्या आएगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। तो चेंज इन डायमीटर कितना, डी, अपॉन ओरिजिनल कितना, कैपिटल डी, अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितनी, डेल्टा एल, ओरिजिनल एल। तो यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, पॉइजन रेशियो। क्या हो जाएगा, पॉइजन रेशियो। अब दो चीजें, एक इसकी यूनिट क्या होगी, तो स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन मतलब यूनिटलेस है। दूसरी बात, ये माइनस क्यों आया सर, ये माइनस क्यों आया, फिर से वही रीजन है बेटा, क्योंकि अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो डायमीटर डिक्रीज होगा। तो उस नेगेटिव चेंज को कंपनसेट करने के लिए मैंने यहां पर माइनस लगा दिया है। तो ये पॉइजन रेशियो नेगेटिव साइन क्यों आया बेटा, लेंथ इंक्रीज होगी तो डायमीटर डिक्रीज होगा, उस नेगेटिव चेंज को कंपनसेट करने के लिए माइनस लगा। अब ये जो लेटरल स्ट्रेन है उसको मैंने बीटा बोला है, क्या बोला है, बीटा बोला है। बीटा लेटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, ओके। और अल्फा क्या है बेटा, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन है, ये लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं बीटा अपॉन अल्फा भी बोल सकते हैं। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेस, पर यूनिट लिखो कि ना लिखी क्योंकि स्ट्रेस दोनों में सेम आएगा, कट जाएगा। डन है ना। ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा, डायमेंशनलेस है, और इसकी वैल्यू कहां से कहां पर के बीच में होती है, -1 से 0.5 के बीच में इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। तो ये ध्यान रखना। ये क्या है बेटा, पॉइजन रेशियो, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। डन। अब एक इंपॉर्टेंट डायग्राम हमें पढ़ना है, इट इज कॉल्ड व्हाट, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या बोलता है बेटा, हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया जिसमें एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है, स्ट्रेन लिखना है, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस लिखना है, ओके। अब स्ट्रेस कैसे इंक्रीज होगा, मैं जैसे जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊंगा स्ट्रेस आएगा। क्या आएगा बेटा, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। और जैसे जैसे मैं फोर्स इंक्रीज करूंगा स्ट्रेस इंक्रीज होगा, क्योंकि मैं फोर्स इंक्रीज करूंगा वो जो चेंज है वो भी बढ़ेगा, तो चेंज बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी इंक्रीज होगा। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है, इट इज एनालिसिस ऑफ
बिहेवियर ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स इंक्रीज करने पर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कैसे चेंज होता है उसकी एनालिसिस करनी है ना। अब आपको ये पहले तो ये ग्राफ ड्रॉ कर लेना है याद करके, है ना। वैसे तो कॉन्सेप्चुअली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पर आपको याद होना चाहिए ऐसे ग्राफ है। अब ये ग्राफ क्या बोल रहा है, जैसे जैसे आपने बेटा स्ट्रेन और स्ट्रेस की बात करें तो फॉर अ स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में ये देखो लीनियर रिलेशन है। कैसा है? लीनियर रिलेशन है। व्हाई? बिकॉज फॉर अ स्मॉल डिफॉर्मेशन हुक्स लॉ बोलता है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कहां तक? कहां तक? तो ये पी पॉइंट तक। कहां तक? पी पॉइंट तक। कहां तक बेटा? पी पॉइंट तक। अब कुछ कुछ रेफरेंस बुक्स और टेक्स्ट बुक में ये पी पॉइंट को निकाल दिया है और सीधा ए पॉइंट लेके आ गए, तो वो भी चलेगा क्योंकि आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में अभी इतना चलेगा, वरना आगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल करके जो सब्जेक्ट आता है उसमें डिटेल में अगर आप जाओ तो यहां पर बीच में एक पी पॉइंट पड़ेगा, है ना। तो मैंने अभी ये दिखा दिया है। तो ये पी पॉइंट तक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में चल रहे हैं। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर आपने यहां तक बॉडी को ले गए, बीच में कहीं तक भी, और फोर्स को रिमूव कर दिया, तो बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट वापस से रिगेन कर लेगी, है ना। बट यहां तक क्या है बेटा? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये पी पॉइंट को अपन बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब ये बहुत सारी किताबों में नहीं लिखा है। अगर आपको लगे कि लिखना है तो लिखना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ईयर के स्टेज पे ये कभी कभी नहीं लिखते हैं कि पी और ए पॉइंट अलग होते हैं, ओके। बट जहां तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ वैलिड है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अगर आपने बॉडी को फोर्स रिमूव कर दिया तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर लेगी। अब मैंने बोला मैंने और थोड़ा फोर्स बढ़ा दिया और पी से भी ऊपर चला गया ए तक। कहां तक? ए तक। तो ए पॉइंट है, वहां तक क्या होता है? एक्चुअली हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता। बट आपको ये लिखना नहीं है कि हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में ए पॉइंट ही है सीधा, तो आपको वो नहीं लिखना है। पर आपको ये स्टेटमेंट लिखना है कि पॉइंट ए तक अगर आप चले गए हो और फोर्स को रिमूव भी कर देते हो, फिर भी बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर लेगी। इसलिए ए पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं बेटा? इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट। पॉइंट ए तक अगर आप बॉडी को ले गए हो, इतना स्ट्रेस दे दिया है, फिर भी अगर आप फोर्स को रिमूव करते हो तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर लेगी। देखो यहां पर अप एज डिफॉर्मिंग फोर्स इज इंक्रीज्ड, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर इंक्रीज्ड, वो तो पता ही है। अप टू पॉइंट पी हुक्स लॉ इज वैलिड। यहां पी पॉइंट तक हुक्स लॉ वैलिड है, इसलिए पी पॉइंट का नाम क्या दिया है अपन ने? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, है ना। फिर आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज अप टू पॉइंट कहां तक बेटा? ए तक। मतलब अगर बॉडी को आप अगर ए तक ले गए हो, कहां तक? ए तक, और फोर्स को आपने रिमूव कर दिया, तो फिर भी बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर लेगी। इसलिए ए को बोलता है बेटा इलास्टिक लिमिट। कौन सी लिमिट बोलते हैं बेटा? इलास्टिक लिमिट। मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच बॉडी कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर फोर्स रिमूवल। इसलिए ए को कौन सा पॉइंट बोलेंगे बेटा? इलास्टिक लिमिट। अब क्या होता है, देखो क्या होता है, देखते हैं। बियॉन्ड पॉइंट ए हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड। मतलब ए के अगर आप ऊपर चले जाते हो तो हुक्स लॉ लगाना नहीं है, हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। और दूसरा क्या होता है? एंड बॉडी कैन नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। मतलब ए के अगर आप ऊपर चले गए तो हुक्स लॉ तो वैलिड नहीं है, बट बॉडी पे अगर आपने जो फोर्स लगाए वो रिमूव भी करोगे, फिर भी अपनी वो ओरिजिनल शेप एंड साइज में आने वाली नहीं है। तो आप ये बोल सकते हो कि आप इलास्टिक लिमिट के ऊपर चले गए हो, ओके, है ना। ये चीजें होती है। अब क्या होगा? तो आप देखो बेटा ए के ऊपर क्या हो रहा है। ए के ऊपर कि आपने थोड़ा सा भी स्ट्रेस को इंक्रीज किया तो स्ट्रेन अचानक से इंक्रीज हो जा रहा है। मतलब थोड़ा स्ट्रेस इंक्रीज करने पर भी स्ट्रेन में जो इंक्रीमेंट है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वो कब तक होगा? बी पॉइंट तक। कहां तक? बी पॉइंट तक। तो बी पॉइंट को अपन बोलेंगे, ये जो बी पॉइंट है मैं नेक्स्ट में लिखता हूं, आफ्टर पॉइंट ए इंक्रीज इन स्ट्रेन इज मोर देन करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन स्ट्रेस। मतलब स्ट्रेस थोड़ा भी इंक्रीज करोगे तो स्ट्रेन में ज्यादा इंक्रीमेंट आ जाएगा।
कहां तक? बी पॉइंट तक। ये बी पॉइंट को अपन बोलते हैं यील्ड पॉइंट। कौन सा पॉइंट? यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट कौन सा पॉइंट बोलते हैं बेटा? बी इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। बी के बाद क्या होता है? बी के बाद क्या होता है कि बी के बाद स्ट्रेस भी इंक्रीज होता है, स्ट्रेन भी इंक्रीज होता है, और मैक्सिमम स्ट्रेस कहां तक जाएगा? सी तक। देखो ये लाइन पे स्ट्रेस है तो ये मैक्सिमम कहां तक गया बेटा? सी तक। तो सी पॉइंट को बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। क्या बेटा? अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, जहां मैक्सिमम स्ट्रेस जहां तक जाएगा। या तो फिर दूसरा नाम है नेक पॉइंट। कौन सा? नेक पॉइंट। बियॉन्ड पॉइंट बी as stress increases we get maximum stress at point what? C, which is called what? कौन सा पॉइंट बेटा? नेक पॉइंट या तो फिर अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, है ना। तो C तक आ गए अपन, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट या तो फिर नेक पॉइंट। उसके बाद क्या होगा बेटा? स्ट्रेन इंक्रीज होगा, स्ट्रेस डिक्रीज हो जाएगा। स्ट्रेस डिक्रीज करने पर भी स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है। और कहां तक बॉडी फेल हो जाएगी? यहां डी पॉइंट पे बॉडी ब्रेक हो जाएगी। डी पॉइंट पे बॉडी क्या हो जाएगी? ब्रेक, मतलब टूट जाएगी। अब ज्यादा खिंचाई नहीं होगी, टूट जाएगी। इसलिए डी पॉइंट को बोलता है बेटा कौन सा पॉइंट? एट पॉइंट डी वायर ब्रेक्स। सो ब्रेकिंग पॉइंट। डी को कौन सा पॉइंट बोलेंगे बेटा? ब्रेकिंग पॉइंट। और उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है उसको कौन सा बोलेंगे? ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो एक बार रिवाइज कर लेता हूं। पॉइंट पी तक हुक्स लॉ इज वैलिड। फोर्स रिमूव करने पर बॉडी वापस ओरिजिनल में आ जाएगी। पी को बोलेंगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ए पॉइंट तक भी अगर आपने बॉडी को फोर्स रिमूव कर लिया तो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आएगी। ए को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ए के बाद बॉडी वापस ओरिजिनलिटी में आने वाली नहीं है और स्ट्रेन ज्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। कहां तक? बी तक। तो बी को कौन सा पॉइंट बोला? यील्ड पॉइंट। बी के बाद स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दोनों इंक्रीज होंगे। कहां तक? सी तक। सी पे मैक्सिमम स्ट्रेस मिलता है, उसको कौन सा पॉइंट बोलेंगे? अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट या तो फिर नेक पॉइंट। और सी के बाद स्ट्रेस डिक्रीज होने पर भी स्ट्रेन इंक्रीज होगा और डी पे ब्रेक हो जाएगा तो डी को बोलेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस पॉइंट। ओके।